वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल एडवेंचर्स लर्निंग। आप सबको पता है हम लोग यहाँ पे फिर से मिले हैं आज लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन के लिए। तो हम लोग आज और भी क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे हैं। लाइफ प्रोसेसेस जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो हमारे एग्जाम में इंक्लूड हो रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर उसके साथ साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो किस तरह का रहेगा, राइट। एनसीईआरटी, सीबीएसई, जैक, जितने भी ये बोर्ड्स हैं ना, वो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करते हैं। आप हो सकता है आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हो, आपने अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखा हो, पर फिर भी ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है। हमने हमेशा देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब इतने राउंड राउंड घुमा कर आते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं कि उनसे एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, राइट। हो सकता है कि आपको आंसर पता हो, लेकिन फिर भी आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि आपको एक्चुअली में पूछा क्या गया है। तो हम लोग आज उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो क्वेश्चंस घुमा फिरा कर दिए जाते हैं या राउंड ऑफ करके दिए जाते हैं, उनसे कैसे डील किया जाए या कैसे समझा जाए कि वो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लास्ट टाइम भी हमने जो सेट 1 सॉल्व किया था क्वेश्चन पेपर का, आज हम लोग सेट 2 सॉल्व कर रहे हैं। जो सेट 1 सॉल्व किया था हमने, उसमें भी यही चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट थे, आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं। लास्ट वाले सेट में हमारा प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस जाता था। आज मैंने कोशिश किया है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ह्यूमन बीइंग से और एनिमल से रिलेटेड हों। आई मीन ऐसे क्रिएचर्स से रिलेटेड हो जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल और टिश्यूज हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, व्हाट आर एंजाइम्स, नेम एनी वन एंजाइम ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट इट्स फंक्शन। एंजाइम्स क्या होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, देखो ये भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सीबीएसई और जैक बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें मोस्टली ये चीज़ें होती हैं कि आपको एक ही क्वेश्चन में ए बी सी ऐसे करके क्वेश्चंस रहते हैं, या सेम क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी कंटिन्यू किया हुआ होता है। इन दैट केस आप ध्यान रखोगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको आपको किस तरह से आंसर करने हैं। सपोज आपको क्वेश्चन एक आया हुआ है 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी करके, तो आप उसको आंसर कैसे करोगे, वैसे ही 1 का ए का आंसर 1 डॉट बी डॉट आंसर, 1 डॉट सी डॉट आंसर, इस तरह से पूरा उसे स्पेसिफाई करोगे। अदरवाइज क्या होता है, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको ए और सी का आंसर पता है, बी का नहीं पता है, ठीक है। अगर आप उसमें ए बी सी करके नेमिंग नहीं करोगे तो जो आपके एग्जामिनर होंगे, जो आपके पेपर चेक कर रहे हैं, वो कंफ्यूज कर जाएंगे कि आप ए का आंसर लिखे हो, बी का लिखे हो या सी का लिखे हो, क्योंकि आपने तो 2 ही लिखा है ना वहाँ पे। वो ए और बी भी हो सकता है, बी और सी भी हो सकता है, ए और सी भी हो सकता है। तो इसलिए चांसेस कंफ्यूजन के ना हो, आप एकदम क्लियर शॉट रहो अपने आंसर्स के साथ। इसलिए उनका जो नंबर है, जो भी क्वेश्चन नंबर है, जो भी उसका टॉपिक है, सब टॉपिक्स है, वो सब लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, आप ये ट्राई करोगे कि जितने भी आंसर्स आप लिख रहे हो, जो उसमें मेन पॉइंट्स हैं, सपोज आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एंजाइम्स, व्हाट आर एंजाइम्स, राइट। तो यहाँ पे अब जब एंजाइम्स लिख रहे हो तो उसे डार्क ब्लैक पेन से लिख दो। या अगर आप कहीं पे ऐसे फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हो, तो उसे बोल्ड लेटर्स से लिख दो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप अपने एग्जाम पेपर में कर सकते हो, जो कि ये प्रेजेंट करेगा कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। आपका प्रेजेंटेशन, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो तो आपका ब्रेन नहीं पढ़ के बैठा है ना, कोई भी टीचर हो सकती है ऑल ओवर इंडिया से जो आपका पेपर चेक करेंगी, तो वो आपको पर्सनली नहीं जानती हैं, वो ये नहीं जानती हैं कि आप कैसे स्टूडेंट हो, आप अच्छे हो, गंदे हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आपका बोल चाल कैसा है, आप कितना समझते हो, कितना लिखते हो। शी डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। आपके बारे में वो टीचर कुछ नहीं जानती हैं, वो सिर्फ इतना जानती हैं कि आप वैसे ही स्टूडेंट हो जो आपने पेपर में खुद को प्रेजेंट किया है, जैसा आपका पेपर है वैसे आप हो। इसलिए अपने पेपर को हमेशा नीट, क्लीन और एकदम प्रिसाइज रखिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द आंसर, व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट।
एंजाइम्स एक ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट आर प्रोटीन्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विदाउट बीइंग यूज्ड अप। एंजाइम्स एक ऐसे बायोलॉजिकल लिक्विड्स जैसा आप बोल सकते हो, और कैटलिस्ट उनको कहते हैं जिसमें प्रोटीन्स होते हैं। कैटलिस्ट आर प्रोटीन्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विदाउट बीइंग यूज्ड अप। ऐसे प्रोटीन के सोर्सेस जो कि हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं बिना यूज्ड अप हुए, बिना खत्म हुए। फॉर एग्जाम्पल एमिलेज, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे एग्जाम्पल भी पूछा गया था ना, नेम एनी वन एंजाइम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आने वाला एक ऐसा एंजाइम बताइए और उसका फंक्शन भी बताइए। देखो एक ही क्वेश्चन में कितना सारा चीज पूछ लिया ना हमसे। एंजाइम्स का डेफिनेशन भी पूछ लिया, एक एंजाइम का एग्जाम्पल भी पूछ लिया जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आता हो, और साथ ही साथ उस एंजाइम का फंक्शन भी पूछ लिया। तो यहाँ पे क्या है, एंजाइम का हमने डेफिनेशन दिया, दैट फॉर एग्जाम्पल एमिलेज कैटालिसिस द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स इन द माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक एग्जाम्पल है एंजाइम का एमिलेज कैटालिसिस। एमिलेज कैटालिसिस जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है, टुकड़ों में बांट देता है स्टार्च को शुगर्स में बांट देता है, सिंपल शुगर्स में जो हमारे ब्लड में मिक्स हो सके, इजी हो सके डाइजेशन के लिए। कहाँ पे, माउथ में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा गया था ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इस ऑर्गन सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। ठीक है, आई गेस ये आंसर क्लियर है। एंजाइम्स किसे कहते हैं? एंजाइम का वन एग्जाम्पल एमिलेज कैटालिसिस। क्या करता है ये ब्रेक डाउन करवाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटवा देता है स्टार्च को शुगर के फॉर्म में हमारे माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि वो जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर है या जो ऐसा सब्सटेंस है जो इजीली हमारे ब्लड में मिक्स हो सकता है, ब्रेक डाउन करवा देता है ताकि हमारे ब्लड में मिक्स हो जाए और जिस जिस जगह पे उस चीज की जरूरत है वो वहां पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, In mammals and birds, why is it necessary? Necessary मतलब क्यों जरूरी है। Mammals मतलब ऐसे ऐसे एनिमल्स जो कि मिल्क देते हैं, ठीक है, मैमल्स उन्हें कहते हैं, और बर्ड्स तो आप सब जानते हो, पंछी, ठीक है। तो मैमल्स एंड बर्ड्स, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट? सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड को हम लोग प्योर ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है, या क्लीन ब्लड भी बोलते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड को इम्प्योर ब्लड या डर्टी ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैमल्स ऐसे एनिमल्स जो कि जिनमें मिल्क प्रोडक्शन का कैपेबिलिटी होता है। बर्ड्स आप सब जानते हो जिनके पास विंग्स होते हैं, जो फ्लाई कर सकते हैं। उनमें मैमल्स और बर्ड्स में ये क्यों जरूरी है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करके रखा जाए। जैसा आप जानते हो ह्यूमन बीइंग्स जो है, हम लोग जो हैं ह्यूमन बीइंग्स, हमारा जो हार्ट है वो भी 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 चेम्बर्स में, है ना। यहाँ हमारे हार्ट में भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग अलग होकर के रहती है। तो ये जरूरी क्यों है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखना क्यों जरूरी है, जानते हैं। मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हम लोग गर्म खून हैं, ठीक है। मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, बहुत गर्म होता है इनका खून। दिस मीन्स दे कैन कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप अगर बहुत देर तक दौड़ के आओगे, ठीक है, आपका बॉडी अंदर से आपको गर्मी लग रही होगी, लेकिन आपको पसीना आता है जो कि आपके बॉडी को कूल डाउन कराने का काम करता है। जब आप दौड़ते हो आपको पसीना आता है, आप खेलते हो आपको पसीना आता है। एक नेचुरल बॉडी का प्रोसेस है जो कि आपको बॉडी को कूल डाउन करने में हेल्प करता है। तो हम लोग जो है वो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद से कंट्रोल कर सकते हैं एंड डू नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन एनवायरमेंट फॉर देयर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। और हमें एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती है अपने टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। जैसे कि
जो पोलार बियर्स होते हैं, राइट, उनका जो बॉडी है वो पोल वाले रीजन के लिए ही बना है। अगर आप पोलार बियर को ले जा करके राजस्थान में रखोगे तो वो 2 मिनट जिंदा नहीं रह पाएगा, है ना, उसे उतना ही ठंडा वेदर चाहिए। तो वो क्या है, डिपेंडेंट है टेम्परेचर के लिए एनवायरनमेंट पे। पर हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम लोग तो कहीं भी जाके रह सकते हैं, हमें पता है हमारे बॉडी को किस तरह से हमें वार्म अप करना है या किस तरह से कूल डाउन करना है। बिकॉज ऑफ दिस बर्ड्स एंड मैमल्स रिक्वायर ऑप्टिमम ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। और इसी वजह से जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं, क्योंकि हम लोग अपना टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर सकते हैं, तो बर्ड्स और मैमल्स को जरूरत होती है, रिक्वायर ऑप्टिमम ऑक्सीडेशन। ऑप्टिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज चाहिए होता है। ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी में जितना भी हम लोग खाना खाए हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन जा रहा है हमारे बॉडी में, वो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है, ग्लूकोज के साथ मिक्स हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन। किसी भी चीज में ऑक्सीजन का भर जाना, उसे हम लोग ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं। विच वुड बी पॉसिबल विद गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमें सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीडाइजेशन हमारे पेट के अंदर कैसे होगा। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अच्छा खासा सप्लाई मिले ऑक्सीजन का। इसीलिए हम लोग बार बार सांस लेते रहते हैं ना, वरना क्या है, नहीं लेंगे कुछ देर ठीक है। पर हमारा बॉडी इसी तरह से बनाया गया है कि हमें अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हमें बहुत ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत होती है, ताकि हमारा जो ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज है वो अच्छे से हो सके, हमारा खाना अच्छे से पच सके और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेटेड रहे। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सप्लाई द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और इसीलिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को अलग अलग रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बॉडी को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल सके। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बार बार हमारे बॉडी में रोटेट करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, है ना। शुगर को, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइजेशन करने का प्रोसेस जो है वो मौका ही नहीं मिलेगा, तो हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तो वो प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। इसलिए डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। The next question is what is the role of HCl in our stomach? HCl एक ऐसा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि हमारे पेट में बहुत सारे फंक्शंस करता है, बहुत सारे काम करता है, बहुत काम का जो केमिकल है ये है हमारे पेट के लिए। तो इसका क्या क्या रोल है, क्या क्या फंक्शंस हैं इसके, ठीक है, रोल, फंक्शंस और आपका बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, ये सारे एक ही में आते हैं। आपको रोल की जगह इसका फंक्शंस लिख के भी दे सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन आवर स्टमक। तो डोंट गेट कंफ्यूज देयर, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं और बहुत सारे मीनिंग्स के लिए एक ही वर्ड हो सकता है या डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स भी हो सकते हैं। सो आप ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, केयरफुली क्वेश्चन रीड करोगे। आपको एग्जाम में पेपर मिलने के पहले, लाइक आपका आंसर शीट मिलने के 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। क्यों मिलता है? ताकि आप वो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर सको, आप ये देख सको कि आप उसमें से कौन कौन सा सॉल्व कर सकते हो, किसमें आपको थोड़ा सोच समझ के लिखना होगा, कौन सा क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर देख लेंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का टाइम आपको वो 15 मिनट जो है उसको बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, समझिए, और जो ना समझ में आए तो थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। बिकॉज अभी हम लोग जितना चीज़ पढ़ रहे हैं ना, इससे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं आता, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी क्वेश्चंस होती हैं, बस उसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्या क्या फंक्शंस हैं HCl के हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर। फॉलोइंग इज द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक। कौन कौन से हैं? इट स्टेरिलाइजेस फूड बाय किलिंग पैथोजेंस एंड अदर माइक्रोब्स। हमारे अंदर, हमारे पेट के अंदर जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हमारे पेट के अंदर जो खाना है उसे स्टेरिलाइज कर देता है, प्योरीफाई कर देता है। कैसे? पैथोजेंस और माइक्रोब्स को मार के, ठीक है। इट हैज अ pH ऑफ 2,
मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। इसका जो pH वैल्यू है वो 2 है, विच इज़ परफेक्ट फॉर एंटर्स सच एज पेप्सिन टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल। इसका जो pH वैल्यू है वो सिर्फ 2 है, जो कि पेप्सिन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है प्रोटीन्स में, और जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छा से हो सके उतना ज़्यादा हेल्प करता है। नंबर 3 इज हेल्प्स इमल्सिफाइड फूड। इमल्सिफाइड मतलब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टिम्युलेट्स द पैनक्रियाज टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड बाइल। तो ये जो HCl है हमारा, वो क्या करता है, फूड को इमल्सिफाई करता है, मतलब डाइजेशन करने में हेल्प करता है प्रोटीन का, और साथ ही साथ पैनक्रियाज को इस बात से उकसाता है, पिनअप करता है कि भाई थोड़ा और डाइजेस्टिव एंजाइम दो, बाइल दो मुझे, ताकि मैं ये वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाऊं, पेट में हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए। एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, और हम लोग जो भी बैक्टीरिया खा जाते हैं वो HCl के होने की वजह से पेट के अंदर ही फिनिश हो जाते हैं, अदरवाइज वो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ HCl। क्यों होता है HCl एसिड जो है हमारे स्टमक में, उसका क्या क्या फायदा है। The next is state in brief the function of renal artery, kidney, ureter and urinary bladder। देखो 4 चीजों के फंक्शंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन ना बहुत लंबा आंसर है इसका, और ये लॉन्ग आंसर्स के अंदर इंक्लूड होता है। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में एग्जैक्टली ऐसे ना दिया जाए, हो सकता है सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीनल आर्टरी, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनीज इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन एक साथ आए, इसे ब्रेक डाउन करके भी हो सकता है कि आपकी टीचर्स आपको रिप्रेजेंट, बोर्ड आपको रिप्रेजेंट करे। सो स्टार्टिंग विथ रीनल आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, आपको जैसा मैंने बताया, रीनल आर्टरी, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सारा क्वेश्चंस जो है एक ही साथ आए, एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस पूछा जाए। हो सकता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक एक करके ये चीज़ों को पूछा जा सकता है, या फिर लॉन्ग आंसर में बहुत सारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो स्टार्टिंग विथ रीनल आर्टरी, द रीनल आर्टरी कैरीज ब्लड टू द किडनीज फ्रॉम द एब्डोमिनल ओर्टा। हमारा जो रीनल आर्टरी है वो क्या करता है, ब्लड कैरी करता है किडनी से एब्डोमिनल ओर्टा की तरफ। दिस ब्लड कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, और ये जो ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट से हमारे आता है और किडनीज के पास जाता है। किडनीज के पास क्यों जाता है, क्योंकि वहां पे फिल्ट्रेशन का वर्क होता है। हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस में भी पढ़ा था ना आर्टिफिशियल किडनीज के बारे में, रियल किडनीज के बारे में, इनका क्या फंक्शंस होता है, यहाँ पे किस तरह से ब्लड जो है फिल्टर होता है, वाटर किस तरह से फिल्टर होता है, यूरिक और यूरिया जो है वो किस तरह से सेपरेट किए जाते हैं ब्लड और वाटर से बिफोर इट पासेस थ्रू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ताकि जितने भी बॉडी पार्ट्स में हमारा जो ब्लड जाएगा वो प्योरीफाई होके जाए, ऑक्सीजनेटेड होके जाए। और यहाँ जब ब्लड आता है ना प्योरिफिकेशन के लिए, जब किडनीज में आता है, तो ये तब होता है जब हमारे पूरे बॉडी में प्योरीफाइड ब्लड नहीं पहुंचा होता है। अप टू द 1/3 ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट, जितना भी हमारे हार्ट का, कार्डियक मतलब हार्ट, कार्डियक जहां जहां वर्ड यूज होगा ना, आप वहां पे सोच लेना, समझ लेना कि हार्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ह्यूमन हार्ट के बारे में या एनिमल हार्ट के बारे में ही आपसे बात की जा रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हार्ट के जो डॉक्टर हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, नर्व्स के जो डॉक्टर होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं, जहाँ पे आपको डायरेक्ट वर्ड्स आप जो यूज करते हो, सपोज आप यहाँ पे कार्डियक की जगह हार्ट लिखते हो तो भी वो गलत नहीं है, बट अगर आप कार्डियक लिखते हो तो आपके एग्जामिनर के ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि बच्चे को कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स से भी रिश्ता है, रिलेशन है, ही नोज अबाउट, या उसे पता है इन चीज़ों के बारे में, कुछ अच्छी ऐसे बातों के बारे में जो कि हमें जानना, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजिकल टर्म्स यूज करना भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे कार्डियक का, हमारे हार्ट का जो आउटपुट, टोटल आउटपुट है, उसका 1/3 आउटपुट इज सेंट टू द रीनल आर्टरीज टू बी फिल्टर्ड बाय द किडनीज। ईच किडनी हैज 1 रीनल आर्टरी। हमारे पास, जैसा कि आप जानते हो, 2 किडनीज होती हैं। बहुत लोग एक किडनी बेचकर आईफोन ले रहे होते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना है। 2 किडनीज होते हैं हमारे पास, और हर किडनी के पास एक रीनल आर्टरी होती है दैट सप्लाइज इट विद ब्लड, जो कि उसे
ब्लड सप्लाई करती है, हमारे किडनी को ब्लड कौन सप्लाई करता है? रीनल आर्टरी। द फिल्टर्ड ब्लड दैट कैन एग्जिट द रीनल वीन, और उसके बाद यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है जो कि रीनल वीन से एग्जिट करता है। हाँ, किडनी से बाहर निकलेगा तब तो हार्ट के पास जाएगा और हार्ट उसे पंप करके हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स के पास भेज देगा। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? The kidneys perform the essential function of removing waste products from the blood and regulating the water fluid levels. हमारा किडनी बहुत ही एसेंशियल काम करता है, बहुत ही ज़रूरी काम करता है। कौन सा काम? रिमूविंग ऑफ वेस्ट। हमारे बॉडी से हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड है और जितना भी वाटर फ्लूइड्स है उसमें से गंदगी निकालने का काम, प्योरिफिकेशन का काम जो है वो हमारा किडनीज करता है। जैसे हमारे घरों में वाटर प्योरीफायर्स होते हैं ना, आरओ वाटर प्योरीफायर्स एंड ऑल, सेम फंक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर किडनीज का। आप इसे कह सकते हो हमारे बॉडी का फिल्ट्रेशन मशीन है ये। प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड रेगुलेटिंग द वाटर फ्लूइड लेवल्स। हमारे बॉडी का जितना भी ब्लड में मिला हुआ वेस्ट प्रोडक्ट्स है कि रिमूविंग प्रोडक्ट्स हैं या फिर वाटर फ्लूइड्स में जितनी भी मिली हुई चीजें हैं उन सबको अलग करने का काम हमारा किडनी करता है। द किडनी रेगुलेट द बॉडीज फ्लूइड वॉल्यूम। हमारा किडनी रेगुलेट करता है बॉडी का फ्लूइड का वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब गाढ़ापन या फिर पतला होना। किसी भी चीज का वॉल्यूमाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये वो कितना पतला है या कितना गाढ़ा है। मिनरल कंपोजिशन, ऑफ कोर्स पानी में तो हम लोग सुनते ही है ना मिनरल वाटर के बारे में, तो पानी में कितना मिनरल है, ब्लड में कितने मिनरल्स हैं। एंड एसिडिटी बाय एक्सक्रीटिंग एंड रीअब्सॉर्बिंग वाटर एंड इन इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमारा जो किडनी है वो मेनली दो काम करता है। कौन कौन से काम करता है? वाटर प्यूरिफिकेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन। जितने भी रिमूविंग वेस्ट हैं उनको इन चीज़ों से अलग करता है। एसिडिटी मेंटेनेंस में हेल्प करता है। कैसे? बाय एक्सक्रीटिंग एंड रीअब्सॉर्बिंग वाटर। जो जरूरी नहीं है उसे एक्सक्रीट करता है। एक्सक्रीट कैसे करता है? यूरिन बना के, राइट। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर जो है ना, इसमें हम लोग आएंगे तब ये एक्सक्रीटिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे। यूरिनेशन कैसे फॉर्म होता है और कैसे हमारे बॉडी से पार जाता है। या फिर रीअब्सॉर्बिंग ऑफ वाटर, जो पानी काम का है, जो हमें नीडेड है, जो हमें ज़रूरी है, उसे रीअब्सॉर्ब कैसे करता है। अब रीअब्सॉर्ब करना मतलब वापस से सोखना, ठीक है, वो कैसे करता है। एंड इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स। द नेक्स्ट इज यूरेटर। यूरेटर क्या होते हैं? द यूरेटर इज अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी। सी मैंने कहा था ना यहाँ पे एक्सक्रीटिंग करते हैं, तो एक्सक्रीटिंग कैसे करते हैं? यूरिन बन तो रहा है हमारे किडनीज में क्योंकि वहां पे वाटर प्यूरिफिकेशन हो रही है, तो वजह जो यूरिन बनती है वो किडनी में बन रही होती है। तो यूरिन जो है किडनी में तो बन जा रही है, लेकिन उसे यूरिनरी ब्लैडर तक कौन लेके आता है? यूरेटर। यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप के जैसा होता है, जो कि हमारे किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में एक दोनों को जोड़ने का काम करता है, पाइप की तरह काम करता है। किडनी में जितना भी यूरिन बना उसे यूरिनरी ब्लैडर में लाके जमा कर देता है। जब यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल फुल हो जाता है, भर जाता है, तो हमें ऐसी टेंडेंसी होती है कि हमें वॉशरूम जाना है, हमें पी करनी है, राइट। तो ये जो यूरेटर है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किडनीज में बने हुए यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। देयर आर 2 यूरेटर्स। हमारे पास 2 यूरेटर होते हैं, दोनों किडनी से एक एक निकले हुए होते हैं, और दोनों ही ये अगर हमारा किडनीज है, दोनों से एक एक पाइप निकला हुआ है, और नीचे हमारा है यूरिनरी ब्लैडर। हमारे एब्डोमिनल के पास होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। एब्डोमिनल पेट के नाभि के पास या उसके नीचे, वहां पे होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। वहां पे धीरे धीरे, ऑफकोर्स एक बार में तो पूरा नल की तरह पाइप खुलकर नहीं आ रहा है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े वाटर के टेंडेंसी में यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन जमा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और कुछ टाइम के बाद जितना आप पानी पियोगे उतना ज्यादा आपको वॉशरूम जाने की टेंडेंसी फील होती है। सो ये वर्क होता है यूरेटर का। The next is urinary bladder. The urinary bladder is an expandable muscular sac. Sac मतलब एक ऐसा थैला या एक ऐसा बैग जो कि मस्कुलर होता है,
ऑफकोर्स अब हमारे बॉडी के अंदर तो प्लास्टिक का थैली नहीं होगा ना, मस्क्यूलर ही होगा, चमड़े का बना हुआ ही होगा। तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो एक एक्सपैंडेबल, मतलब बहुत ये वर्सेटाइल है। जब पानी भरते जाते हैं तो वो एक्सपैंड करता जाता है, फूलते जाता है। जैसे हमारे बलून्स कैसे होते हैं, होली में हम लोग बलून्स में पानी भरते हैं तो वो कैसे एक्सपैंड करते जाते हैं, सिमिलरली उसी तरह हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। एक्सपैंडेबल क्वालिटी होती है इसकी, अच्छी क्वालिटी की है हमारी यूरिनरी ब्लैडर। मस्क्यूलर सैक है, थैली की तरह होता है, दैट स्टोर्स यूरिन, जो कि हमारा यूरिन को स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है, बिफोर इट इज एक्सक्रीटेड, हमारे बॉडी से बाहर निकलने के पहले, थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, यूरिनेशन में भी देखो, यूरिनरी जो हमारा है एक्सक्रीटरी पार्ट हमने पढ़ा है चैप्टर में, एक पूरा एक्सक्रीटरी पे एक पूरा टॉपिक है हमारा। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा हमारे बॉडी में एक ऐसा ओपनिंग है, एक ऐसा होल है जहां से हमारा यूरिन पास आउट होता है, राइट। तो ये जो यूरेथ्रा है वहां से हमारा यूरिन बाहर आता है। ये वर्ड्स कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं क्योंकि सारे ही यू से हैं, यूरेटर, यूरिनरी, यूरेथ्रा, यूरिन। ठीक है, तो इन वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं करेंगे, एकदम क्लियर रखेंगे। सबसे पहले है हमारा किडनी, जहां पे हमारा यूरिन फॉर्मेशन हुआ। देन आता है यूरेटर, जो कि एक पाइप के जैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि यूरिन को पास कर रहा है। देन आता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पे हमारा यूरिन जमा हो रहा है, और फिर यूरेथ्रा, जहां से हमारा यूरिन पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये 4-5 वर्ड्स हैं जिनको आपको अच्छे से बिल्कुल याद रखना है, इनके फंक्शंस को याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in human alimentary canal, name the site of complete digestion of various components of food, explain the process of digestion। सिंपली इसमें यही पूछ रहा है कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ऑफकोर्स यहाँ पे देखो इन ह्यूमन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इन ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल क्या होता है आप मुझे बताओगे अभी चैट में, या फिर आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि एलिमेंट्री कैनाल को आप अपने लैंग्वेज में किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। नेम द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, एक ऐसा जगह बताइए जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होती है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड की। अब ऑफकोर्स हम लोग सिर्फ एक चीज तो नहीं खाते हैं ना, बहुत सारी चीजें खाते हैं जिसमें बहुत सारे तरीकों की चीज होते हैं। सपोज आप खाना लंच खा रहे हो, तो आपने लंच में दाल खाया, चावल खाया, वेजिटेबल्स खाया, सैलेड खाया, पापड़ खाया, पिकल्स खाया और पानी पिया। ठीक है, एक नॉर्मल जो फूडिंग आप नॉर्मल डेज में लेते हो। तो आप राइस खाए हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन के लिए आपने पल्सेस खाए हैं, दाल खाए हैं। मिनरल्स और विटामिन्स के लिए आपने सैलेड और वेजिटेबल्स खाए हैं। कुछ अपने माउथ टेस्ट के लिए आपने ये अचार और पापड़ लिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं जिसमें अलग अलग चीजें और भी हैं। आपने तो कार्बोहाइड्रेट सोच के राइस नहीं खाया था, आपने तो बस राइस खाया था, लेकिन उसके डाइजेशन के लिए क्या हो सकता है हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑर्गन्स हैं, हम लोग इतने भरे पड़े हैं अपने बॉडी के अंदर कि हर एक प्रोसेस को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन हैं। हर किसी एक चीज को पचाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो कौन सी चीज कहाँ पे पचती है और किस तरह से पचाई जाती है, इसके बारे में हमें फुल एक्सप्लेनेशन देनी है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पूरा मुंह में खाने डालने से लेकर एक्सक्रीटरी पार्ट तक क्या क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर वो 4-5 घंटे में, क्योंकि एक उसके बाद तो फिर हमें फिर से भूख लग जाती है ना, तो वो 4-5 घंटे में क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपका आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसके पहले जो हमने किया था वो हम लोग कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम से। ये क्वेश्चन है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से। इन स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड टेक प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, खाना तो पेट में खा रहे हैं, पर जो पचने का काम है वो पेट में नहीं होता है, वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड टेक प्लेस। The process of digestion of food in mouth, stomach and small intestine in human body are as follows. Digestion का पूरा प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, माउथ जहां से हम लोग खाना खाते हैं,
च्यू करते हैं, सलाइवा मिक्स करते हैं, गल्प करते हैं, फिर गल्प करने के बाद वो हमारे एसोफेगस से स्टमक में जाता है। स्टमक से हमारे स्टमक में उसे HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। देन इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि 9 मीटर्स लॉन्ग होता है। डू रिमेंबर ये क्वेश्चन 1 मार्क में कई बार आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी, ट्रू फॉल्स में भी और टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन में भी कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा बहुत कर्वी शेप में होता है और 9 मीटर्स का होता है ह्यूमन बॉडी में। एज आपके एज और मेरे एज के जैसा लोग जो होते हैं, हमारे में 9 मीटर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ माउथ, डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। ऑफ कोर्स हमारे मुंह में ही सबसे पहले डाइजेशन का काम शुरू होता है, टेस्ट तो वहीं आती है। सलाइवा प्रेजेंट इन माउथ कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम। हमारे माउथ में कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो यहाँ होते हैं और टंग के नीचे होते हैं। वो क्या करते हैं, सलाइवा क्रिएट करते हैं। ठीक है, सलाइवा को हम लोग हिंदी में थूक कहते हैं, क्रिएट करते हैं। प्रेजेंट इन माउथ कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है कॉल्ड सैलिवरी एमिलेज। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, सैलिवरी एमिलेज के बारे में। मैल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन्स विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, जो कि ये कुछ एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसका नाम है सैलिवरी एमिलेज, मैल्टोज, डेक्स्ट्रिन्स, जो कि हमारे फूड में जो स्टार्च है, हम लोग तो प्लांट से फूड ले रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स वो स्टार्च के फॉर्म में है, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है शुगर के फॉर्म में, सिंपल शुगर के फॉर्म में, ताकि वो ब्लड में इजीली मिक्स हो सके, तो उसे शुगर में कन्वर्ट करता है। देन नेक्स्ट इज स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट। स्टमक स्टोर्स एंड मिक्सेस द फूड रिसीव्ड फ्रॉम द एसोफेगस विद गैस्ट्रिक जूसेस। हमें एसिडिटी कहाँ होती है, पेट में, तो स्टमक में जो फूड आता है वो उसे स्टोर करता है, जमा करके रखता है और उसमें कुछ ऐसी चीजें मिलाता है जैसे कि गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, HCl जो है वो भी एक गैस्ट्रिक जूस है, क्योंकि HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक, और एसिड जो होती है वो हमें जब खट्टी डकार आ रही होती है या हमें वॉमिटिंग सी फीलिंग होती है, ये सारी टेंडेंसीज जो हैं वो उसी वजह से होती है, हमारे पेट के गड़बड़ी की वजह से होती है। द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर, सी यहाँ पे आया हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिनोजेन। ये 3 एसिड्स हैं जो कि हमारे पेट के अंदर होती हैं और इन तीनों के मिक्सचर को हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्व्स बिट्स ऑफ फूड एंड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। देखो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया उसका फंक्शन दिया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, डिसॉल्व करता है बिट्स ऑफ फूड। हम लोग जब मुंह में खाना खा रहे होते हैं तो उसको कई बार च्यू करते हैं ना, एक रेगुलर प्रोसेस। अगर आप किसी डॉक्टर से ये पूछो ना कि अगर आपको खाना खाना है, अच्छे से डाइजेस्ट करना है, आपका पूरा फूड का न्यूट्रिशन आपके पूरे बॉडी को मिले, तो आपका जो पर बाइट, एक बार में जो आप घासा खाते हो, निवाला खाते हो, उसे 36 टाइम्स चबाना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा फूड जो है वो अच्छे से सलावा में पूरा मिक्स हो जाता है फर्स्ट। सेकंड, वो इतने छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका होता है कि डाइजेशन के लिए इजी हो जाता है, तो उसे डिसॉल्व करता है बिट्स ऑफ फूड को, क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। इन द मीडियम पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन विच इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम। पेट में ही पेप्सिनोजेन नाम का भी एक एसिड है जो कि कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन को प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में, क्योंकि हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन हो। अगर आप पल्सेस खा रहे हो, आप अच्छा क्वांटिटी में प्रोटीन खा रहे हो, आप एग खा रहे हो, मीट खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन होती है जिसे डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो एक ऐसा एंजाइम, एक ऐसा जूस जिसका नाम है पेप्सिनोजेन, हमें इस चीज़ में हेल्प करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। अच्छा, ये HCl जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाना हमारे बॉडी में भी बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि HCl जो है इसका pH वैल्यू होता है 2, जो कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो म्यूकस है, हमारे पेट के अंदर का एक लाइनिंग है जिसे हम लोग म्यूकस कहते हैं, वो हमारे पेट को बचा के रखता है HCl के भारी प्रकोप से। ठीक है, द नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है हमारे बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन।
अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग खाना चबाए, मुंह के अंदर पे निगल गए, उसको पेट के अंदर गया, सारा गैसेस उसमें मिक्स हो गया। अब वो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है कंप्लीट डाइजेशन, पूरा पचाने का काम वहां पे फिनिश हो जाता है। ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज पचते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। Small intestine produces intestinal juice from the glands present in its wall. In small intestine के wall में, दीवारों में एक इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग इन सारी चीजों में यूज करते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करे। द इंटेस्टाइनल जूस हेल्प्स इन फर्दर डाइजेशन। ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये भी हमारे खाने में मिक्स हो जाती है और हमें डाइजेशन को एक प्रोसेस और आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो ऑब्टेन्स डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज। सी, हमारा जो फूड है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है, ठीक है, लेकिन लिवर से निकलता है हमारा बाइल जूस और पैनक्रियाज से निकलता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस। तो इन दोनों जूसेस को भी तो हमारे खाने में मिक्स होना होता है डाइजेशन के लिए। तो ये क्या होते हैं, लिवर में क्रिएट तो जरूर हो रहे हैं, पैनक्रियाज में क्रिएट तो जरूर हो रहे हैं, पर आ कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस दैट कॉजेज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जो कि हमें फैट्स को छोटा पार्ट में तोड़ने में और उसे पचाने में हेल्प करते हैं। और पैनक्रियाज में क्रिएट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हमारी हेल्प करते हैं और फैट्स में भी। दिस डाइजेस्टेड फूड इज फाइनली अब्सॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल्स। और फिर हमारे बॉडी में हम लोग जो भी चीज खाए हैं वो सारी चीजें इंटेस्टाइनल वॉल्स में होती हैं। विली नाम की एक एजेंट होती है हमारे इंटेस्टाइन के वॉल्स में, जो कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, जो भी चीजें हमने खाई है उन सारी चीजों को अब्सॉर्ब कर लेता है। अगर आप बटर खाओगे तो फैट्स अब्सॉर्ब होगा, अगर आप राइस खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट्स अब्सॉर्ब होगा, अगर आप एग खाओगे तो प्रोटीन्स अब्सॉर्ब हो जाएंगे। सो ये था प्रोसेस आपका, जो कि इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पूरा तरीके से अब्सॉर्ब हो गया। अब जो है हमारे पास फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच जाती हैं, तो वो चली जाती हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी उसमें रिसीव करना होता है, पचना होता है, वो होता है। उसके बाद वो चली जाती हैं एनस में, जो कि हमारे बॉडी का रफेज है, कोई यूज का नहीं है, वो बॉडी पार्ट में हमारा किसी भी तरीके से वो काम नहीं आ सकते हैं, वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीटरी फॉर्म में बाहर हो जाते हैं, जिसको हम लोग रफेज या फिर पॉटी भी कहते हैं। The next is explain the process of nutrition in amoeba। हमने जो अभी पढ़ा वो था ह्यूमन बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। सिंगल सेल्ड एनिमल्स के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली हर टाइम एग्जाम में कॉपी किया जाता है, रिपीट किया जाता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, कई बार इसे चेंज करके न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के टाइप का भी क्वेश्चन बना दिया जाता है, और ये क्वेश्चन मैक्सिममली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है 5 मार्क्स के आते ही हैं। सो ये क्वेश्चन में सब लोग बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे और जरूर कंप्लीट करेंगे इसे। अमीबा इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोआ फाउंड इन फ्रेश वाटर। अमीबा जो है एक प्रोटोजोअन है जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है। इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, जो कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को खाता है, एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द वाटर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। ठीक है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अमीबा का उसे हम लोग होलोजोइक कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ये याद रखेंगे वर्ड, फैगोसाइटोसिस। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा ट्विस्टेड है। फैगो मतलब FA नहीं है, इट्स PHAGOCYTOSIS, फैगोसाइटोसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि अमीबा किस तरह से जो फूड है अपना उसे ऑब्टेन कर रहा है, अपने बॉडी के अंदर ले रहा है, और ये जो प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं होलोजोइक। The different processes involved in the nutrition of amoeba are, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि अमीबा करता है अलग अलग स्टेजेस ऑफ डाइजेशन में अपने खाने का या फिर न्यूट्रिशन लेने के लिए। उन प्रोसेसेस के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। उसके पहले हम ये इमेज आपके साथ शेयर किए हैं। इस इमेज को बहुत केयरफुली देखोगे कि अमीबा कैसे अपना खाना
ट्रैप करता है। बिकॉज अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, वो सिंगल सेल्ड एनिमल है, वो जैसे चाहे इधर उधर घूम सकता है, अपने बॉडी को तोड़ मरोड़ सकता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो इसके पास कोई हाथ मुंह, जैसे हमारे पास तो क्या है, हमारे पास माउथ है, हैंड्स है, हम अपना खाना तोड़ते हैं और अपने मुंह में डालते हैं। बट अमीबा के पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, कोई हाथ पैर मुंह कुछ भी नहीं है उसके पास, बेचारा सा एनिमल है एक। तो ये क्या करता है, इसका बॉडी में एक ये बस सिंपल सा सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये है इसका बॉडी पूरा पिंक वाला जो आपको यहाँ पे इमेज में शो हो रहा है, और ये है इसका फूड, ये जो ब्लैक वाला है, ठीक है। अब अमीबा ने देखा यहाँ पे खाना है, इसे भूख लगी है, इसे को ये खाना खाना है। वो अपना बॉडी का शेप कुछ इस तरह से चेंज किया और इस खाने को ट्रैप करने का कोशिश किया। ट्रैप करने का मतलब खींच लेने का, या फिर उसे नोच लेने का, या उसे अपने बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेने का कोशिश किया। इतनी दूर में तो ये देख रहा था कि उसे वो ट्रैप करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कि वो पूरा ट्रैप कर चुका है। अब वो फूड जो है वो इधर उधर भाग नहीं सकता, वो यहाँ पे अंदर में फंस चुका है। नाउ द नेक्स्ट इज, वो जो फूड है बॉडी के अंदर आ चुका है और यहाँ पे वो पूरा प्रोसेसिंग होगा, डाइजेशन वाइजेशन जो भी है वो सारा चीज होगा। और फिर जब इसका पूरा न्यूट्रिशन अमीबा अब्सॉर्ब कर चुका होगा, तो जो एक्सक्रीशन बचा होगा, जो बाहर निकालने की चीज बची होगी, ऑफकोर्स ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीट होता है, तो अमीबा में भी होगा। तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, वो प्लांट्स हो, सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेल्युलर एनिमल्स हो, सभी के लिए एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी एनिमल अपने बॉडी के अंदर या प्लांट अपने बॉडी के अंदर गंदगी बसाकर नहीं रख सकता। अगर हम लोग भी बहुत दिन तक ऐसा करें, हमारे बॉडी से भी अगर एक्सक्रीशन ना हो, कुछ ऐसे बैड प्रोडक्ट्स है जो हमारे बॉडी में रिकर रह जाएं, तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजर हो सकते हैं, पॉइजनस बन सकते हैं और हमारी डेथ हो सकती है उसके वजह से, ठीक है। तो द फर्स्ट पार्ट इज इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर फूड का आना। अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर एनिमल, सिंगल सेल एनिमल है। यूनि मतलब वन सेल्युलर एनिमल है, एक ही सेल हमें दिख रहा है ना, यहाँ पे एक सेल है, एक ही न्यूक्लियस है। सो इट डज नॉट हैव अ माउथ फॉर इंजेशन ऑफ फूड, इसके पास मुंह नहीं है खाना खाने के लिए। अमीबा इंजेस्ट द फूड बाय एनसर्कलिंग इट बाय फॉर्मिंग सीडोपोडिया, जैसा मैंने यहाँ पे कहा था आपको, यहाँ पे ये सीडोपोडिया बनाता है जिससे वो अपने फूड को अंदर लेने का कोशिश करता है और मैक्सिमम टाइम उस कोशिश में सफल हो जाता है। When the food is completely encircled, जब वो फूड जो है पूरा encircle हो जाता है, the food is engulfed in the form of a bag called food vacuole। यहाँ पे जब ये पूरा engulf हो गया तो फूड जो है वो अंदर आ जाता है फूड वैक्यूल के फॉर्म में। ये इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंजेशन, जो हमने यहाँ पे ए बी और सी वाले डायग्राम में देखा था। द नेक्स्ट इज डाइजेशन। खाना अंदर तो आ गया है, लेकिन वो पचेगा कैसे, डाइजेस्ट कैसे होगा? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लार्ज एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इन स्मॉल एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ऑफ कोर्स हमारे बॉडी में भी डाइजेशन क्या है? ब्रेकिंग ऑफ लार्ज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। खाना तो हम लोग प्लेट भर के खा लेते हैं, लेकिन उसे ब्रेक डाउन करने के लिए उसे स्मॉल पीसेस में तोड़ना पड़ता है डाइजेस्ट करने के लिए, और ऐसा चीज में कन्वर्ट करना पड़ता है जो कि हमारा बॉडी इजीली अब्सॉर्ब कर सके, हमारे ब्लड में इजीली मिक्सड अप हो सके, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में हर चीज पहुंच सके। हमारे बॉडी में क्या है, स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है फॉर द सेम प्रोसेस। अमीबा में कैसे होता है? In amoeba, several digestive enzymes react on the food present in the food vacuole। बहुत सारे ऐसे digestive enzymes हैं जो कि फूड पे वर्क करते हैं, जो फूड प्रेजेंट है फूड वैक्यूल के फॉर्म में, एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे भी सेम चीज होता है जैसा एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में होता है, सेम अमीबा के साथ भी होता है। जो फूड वैक्यूल है, जो फूड प्रेजेंट है अमीबा के बॉडी के अंदर, उसे तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। द नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन। खाना टूट तो गया है, लेकिन इनके पास थोड़ी ना स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अब्सॉर्ब कैसे करेंगे? द फूड डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज देन अब्सॉर्ब्ड इन द साइटोप्लाज्म बाय द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन।
हमारे बॉडी में भी होती है डिफ्यूजन, हमारे बॉडी में भी होती है ऑस्मोसिस, वैसे ही अमीबा में भी होती है डिफ्यूजन। ये क्या करते हैं, जो फूड है, ऑफ कोर्स एक ही सेल है ना इनके पास, तो एक ही सेल के अंदर इनके पास साइटोप्लाज्म भी है, राइबोसोम्स भी है, और जितनी भी हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ी हैं वो सारी चीजें इनके अंदर हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो क्या होता है, ये जितनी भी चीजें एंजाइम्स जो हैं वो अपने बॉडी के अंदर लिए हैं, डाइजेशन के बाद जितने भी न्यूट्रिशन इनको मिले हैं उनको अब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है, साइटोप्लाज्म। कौन से प्रोसेस से करते हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस से करते हैं। वाइल अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रहता है इनके फूड वैक्यूल के अंदर। If a large amount of food is absorbed by amoeba, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ खाना ये लोग खा लिए हैं, कुछ ज्यादा टेस्टी लगा, शायद 2-4 प्लेट खा लिए हैं, the excess food is stored in the cytoplasm in the form of glycogen and lipids. बाई चांस अगर इन लोगों को खाना बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, बहुत ज्यादा इन्होंने खा लिया है, तो जो एक्स्ट्रा फूड है वो साइटोप्लाज्म में जमा हो जाता है in the form of glycogen and lipids. Okay, the next is assimilation. During this step, the food absorbed by the cytoplasm is used to obtain energy. Assimilation का मतलब होता है जो एनर्जी इनमें सेव्ड हुई है, जो विटामिन, जो मिनरल्स इन्होंने अब्सॉर्ब किया है। अब ऑफ कोर्स अमीबा है तो क्या कोई काम नहीं करेंगे, इनको भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी क्या होता है, जो फूड ये लोग अब्सॉर्ब किए हैं वो एनर्जी इसी से मिलेगी इनको भी तो ग्रोथ करना है, इनको भी तो रिपेयर करना है। कहीं चोट वोट लग गया तो कैसे ठीक होगा अमीबा का, इसी चीज से होगा, असिमिलेशन से होगा। ड्यूरिंग दिस स्टेप द फूड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए वो जो फूड अब्सॉर्ब किया था साइटोप्लाज्म उसे अब खर्च करेगा। क्यों करेगा, ताकि वो ग्रो कर सके, रिपेयर कर सके खुद को और एक्सपैंड कर सके, क्योंकि अमीबा भी रिप्रोडक्शन करता है। This process of utilizing absorbed food for obtaining energy, repair and growth is called assimilation. और ये प्रोसेस जिसमें जो absorbed food था, जो एनर्जी के लिए खर्च किया गया, रिपेयर के लिए और ग्रोथ के लिए खर्च किया गया, उसे हम लोग assimilation कहते हैं। The next is egestion, मतलब excretion, जैसे हमने पढ़ा था ह्यूमन बॉडी में। Excretion and egestion are similar words. दोनों के स्पेलिंग अलग हैं पर मीनिंग सेम है। When a sufficient amount of undigested food gets collected in the food vacuole, it is thrown out of the body by rupturing cell membranes. Sufficient amount of undigested food gets collected in the food vacuole. जब बहुत ज्यादा खाना जमा हो जाता है फूड वैक्यूल में, जो कि अनडाइजेस्टेड है, वेस्ट है, कोई काम का नहीं है, वो बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एजेशन। और बॉडी से गंदी चीजों को, फूड वैक्यूल से गंदी चीजों को बॉडी के बाहर फेंकने के प्रोसेस को हम लोग एजेशन कहते हैं। The last question of the video is, what is the advantage of separate channels in mammals and birds for oxygenated and deoxygenated blood? क्या एडवांटेज है? ऑफ कोर्स अगर हमारे बॉडी में भगवान ने ऐसा हमारे प्रोसेस में दिया है कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों अलग अलग रहते हैं, मैमल्स में भी और बर्ड्स में भी, तो उसका कुछ तो फायदा होगा हमारे बॉडी में होने का। तो क्या बेनिफिट है उसका, क्यों होता है, वो तो मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। तो वो क्यों हो रहा है, उसका एडवांटेज क्या है, वो पढ़ते हैं। इट इज नेसेसरी टू सेपरेट oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds because they need high energy. हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग हार्ट बीट भी हो रहा है तो उसमें भी एनर्जी चाहिए, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, हर चीज़ में हमें एनर्जी चाहिए। इवन इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझसे पढ़ रहे हो, एक जगह बैठे हो, बस मोबाइल चला रहे हो या अपना लैपटॉप चला रहे हो, उसमें भी आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो भी मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। आप मुझे चैट में हाय हेलो लिख रहे हो, उसमें भी एनर्जी वेस्ट हो रही है। सो हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट डिफरेंट जोन में है, डिफरेंट डिफरेंट जगह
जगह में रहते हैं, हमारे हार्ट में और किडनीज में। इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे को ना बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीडाइजेशन होगा तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी ना। द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजनेटेड and deoxygenated blood provides high oxygen supply to the organs। और हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे रहने की वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हमें हाई क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिल पाती है। हम लोग जितना भी ज़्यादा सांस ले रहे होते हैं, जितना ज़्यादा फ्रेश एयर कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो फ्रेश ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर रहा होता है, ब्लड में मिक्स कर रहा होता है, किडनीज हमारा वही काम कर रही होती हैं, और हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड अच्छे वाले जो ब्लड होते हैं, प्योर वाले जो ब्लड होते हैं, वो जा रहे होते हैं, हर जगह घूम रहे होते हैं और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर पाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा गंदगी वाले जगह में रहते हैं ना, पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में रहते हैं, वो लोग उतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं एज कंपेयर टू पीपल जो कि अच्छे फ्रेश एरियाज में रहते हैं। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू प्रिपेयर, जो आपको सारी पढ़नी है अपने एग्जाम्स के लिए, बहुत जरूरी है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो ना, जितना मैंने अभी ये 2 सेट में क्वेश्चंस आपके साथ डील की हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके चैप्टर से लेफ्ट आउट हुआ है। मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक को इसमें इंक्लूड करने का कोशिश किया है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको में आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझे बिल्कुल बिना किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचे या बिना किसी रिजल्ट के बारे में सोचे आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन दे सकते हो। मैं आपको 100% ट्राई करूंगी हेल्प करने का, उसमें आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा आपके क्वेश्चन का। और उसके बाद भी अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि शायद आप कंफ्यूज्ड हो, आप डर रहे हो, या आपका एग्जाम कैसा जाएगा आप इस बात को लेके टेंस्ड हो, तो आप अपना इश्यूज, अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो हमारे चैनल में, एड्यूवेंचर्स लर्निंग में। हमारी टीम, मैं हमेशा आपके हेल्प आउट के लिए हूँ। रीच अस, कोशिश कीजिए हमसे बातें करने का, हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर आउट करने का, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए। एग्जाम का टाइम है, चीटिंग करने से ज़्यादा बेटर, मतलब चीटिंग में हेल्प करने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप उनको पढ़ने में हेल्प करो। सो ये वीडियोस उनके साथ भी शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई में कंसंट्रेशन कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज़्यादा सामने हैं। डू योर बेस्ट, गुड लक।